जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या फिर डी टिटेनस। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन डी जो भी बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। धनुष स्तंभ, जिसको टिटेनस भी कहा जाता है, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, इस रोग में होता क्या है, तो इस बीमारी से ग्रसित होने पर रोगी की गर्दन और जबड़े की जो पेशियां होती है वो संकुचित हो जाती है और शरीर में तेज दर्द होता है तथा पूरे शरीर में ऐंठन आ जाती है और अंत में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इस रोग से। तो ध्यान रखेंगे, धनुष स्तंभ यानी कि टिटेनस ये संक्रामक रोग नहीं है। आगे देखिए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि रक्त का जो थक्का नहीं बन पाता है वो किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, थायमिन। ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। सभी को ध्यान रखेंगे। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुवैत। याद रखिएगा, कूना जो है ये कुवैत देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? चलिए, साथ के लिए आंसर बताइए। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजतरंगिणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, कल्हण। कल्हण की रचना है राजतरंगिणी और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन से है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। तो कौन सी पुस्तक है? याद रखिएगा, ये है इंडिका। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? चलिए, 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है लगभग 12,750 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जबकि ध्रुवीय विस्तार पूछे तो 12,713 किलोमीटर है। दोनों को ध्यान रखेंगे। बहत कहाँ की मुद्रा है? चलिए, 10 के लिए आंसर कीजिए। बहत जो है ये किस देश की करेंसी का नाम है? तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, थाईलैंड। बहत जो है ये थाईलैंड देश की
करेंसी का नाम है, ध्यान रखेंगे। और पूछा जाता है पाउंड, तो देखिए लेबनान की मुद्रा का नाम है पाउंड, ध्यान रखेंगे। तुर्की का पूछा जाता है तो क्या है, लीरा। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है, लीरा। सऊदी अरब का पूछा जाता है, रियाल है। सिंगापुर का आप सभी जानते हैं, डॉलर है। और संयुक्त अरब अमीरात का क्या है, तो दिरहम है। सभी को ध्यान रखेंगे। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो वातावरण होता है वो संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती है, जिसके कारण वातावरण गर्म होता है और जिस कारण ग्लेशियर के निचली सतह से बर्फ पिघलती रहती है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, सबसे निचले स्तर से। आगे देखिए, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, तो दोआब का मतलब क्या होता है, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच जो भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है गार्ज किसे कहते हैं, तो देखिए जब नदी घाटी गहरी हो जाती है तो उसे बोला जाता है गार्ज, इसे भी ध्यान रखेंगे। वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नल सरोवर अभ्यारण्य पूछा गया था, तो याद रखिएगा गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नागपुर में है। हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन सी गर्म धारा है, चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इनमें से कुछ ठंडी धारा है और कुछ गर्म धारा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो गर्म धारा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा क्या है, तो ये गर्म धारा है, ध्यान रखेंगे। और देखिए पूछा जाता है कैलिफोर्निया की धारा, ये जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में जो है कैलिफोर्निया की धारा, ये क्या है, तो ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर धारा की बात करें ये भी ठंडी है। और ये वेनेजुला की धारा की बात करें तो ये भी ठंडी है। जबकि ब्राज़ील की धारा जो है ये गर्म धारा है, ध्यान रखेंगे। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आंसर बताएंगे। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लोयस जो है ये पवन निक्षेपित मिट्टी है, ध्यान रखेंगे। और लोयस जो है पवन धुलकनों से उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देता है मिट्टी को, तो आंसर क्या होगा, पवन निक्षेपित मिट्टी। और इसमें होता क्या है, तो इसमें मिट्टी के कण छिद्रयुक्त तथा मुलायम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 1909 में लागू किया गया, ध्यान रखेंगे इसे भी। निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रक की विधि नहीं है,
चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन सी नहीं है, याद रखिएगा, यह है ब्याज दर को कम करना। यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? भूमि है, श्रम है, पूंजी है और संगठन है। तो ये उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है, ध्यान रखेंगे। सीम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर चले जाइए, दिवाकर स्टडी IQ के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उस पर आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है NCERT का, इसको भी नोट कर लेंगे, NCERT। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखेंगे, ये है NCERT का फुल फॉर्म। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, याद रखेंगे। और अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ध्यान रखेंगे। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो डेट नोट कीजिए, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये साइमन कमीशन का सरकारी नाम था। चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है एलोरा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछा जाता है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बम्बई में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है, माउंट आबू पर है। लक्ष्मण झूला पूछा जाता है, ऋषिकेश में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? सबसे पहले ध्यान रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और यहाँ से आपको 3 प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए इस कांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, आपसे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो याद रखिएगा केसर-ए-हिंद। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए याद रखिएगा सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? तो हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में काफ़ी बार बताया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, बिस्मार्क, याद रखेंगे।
अच्छा, ये बिस्मार्क है क्या? तो देखिए बिस्मार्क जो है ये जर्मनी में क्या था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था बिस्मार्क ने, याद रखेंगे। और मेजनी की बात करें तो मेजनी को इटली का पैगंबर कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, किस देश को पैगोडा भूमि कहा जाता है? तो पैगोडा की भूमि कहा जाता है म्यांमार को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, याद रखेंगे। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, सभी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिनकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? तो ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। इसका सही जवाब क्या होगा? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल और भूटान दोनों से स्पर्श करती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था। ऑप्शन में बोत्सवाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवाना, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा है गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया एवं चीन। देखिए 27 का आंसर दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल का जो अधिकांश हिस्सा है ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये बोत्सवाना में ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोत्सवाना। संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं, यानी कि संसद में विधेयक को आमतौर पर किस समय पेश किए जाते हैं? आपको आंसर बताना है। तो देखिए संसद में विधेयक को आमतौर पर भोजनावकाश के तुरंत बाद पेश किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भोजनावकाश के तुरंत बाद, याद रखेंगे। और देखिए ऑप्शन बी में है शून्यकाल। तो शून्यकाल की शुरुआत जो है ये भारत में हुई थी, याद रखेंगे। शून्यकाल है क्या? तो देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है और इसकी समय अवधि होती है 12 बजे से 1 बजे तक, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19, याद रखेंगे। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षक है। अनुच्छेद 21 पूछा जाता है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। और 22 में क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। तो सभी को ध्यान रखेंगे। फिलहाल आंसर होगा सी ऑप्शन, इंद्र नाम है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इंद्र नाम है। तो इंद्र नाम किसका है? तो 33 का सही जवाब है रडार का। इंद्र नाम किसका है? तो याद रखिएगा ये रडार का नाम है। ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? हरा वृत्त। तो हरा वृत्त जो है ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूरोप का प्रतीक क्या है ओलंपिक खेलों में? तो नीला वृत्त है। एशिया के लिए क्या है? तो एशिया के लिए पीला है। अफ्रीका के लिए क्या है? तो अफ्रीका के लिए भी काला है। यूरोप के लिए नीला है, एशिया के लिए पीला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है। सभी को ध्यान रखेंगे। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी?
तो जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। आगे देखिए, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? इसका सही जवाब क्या है? तो 36 का आंसर है बी ऑप्शन, लीलावती। ये सम्राट हर्ष की रचना नहीं है, जबकि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका ये सम्राट हर्षवर्धन की रचना है। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे सही जवाब है गुप्त, याद रखिएगा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हुनों का आक्रमण गुप्तकालीन शासक स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसमें स्कंद गुप्त विजयी भी हुआ था। आगे देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ध्यान रखेंगे, बिलग्राम, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1540 में हुआ था। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545, याद रखिएगा, 22 मई 1545 को हुई थी। कहाँ पर? तो ये भी पूछा जाता है, तो कालिंजर। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कालिंजर। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही कम प्रश्नों को रखा गया था। कल से हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे।